हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम राजस्थान एपीओ के प्रीलिम्स के माइनर्स के जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, हम माइनर लॉ प्लस लोकल लॉ हम उसको कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कर लिया है, पॉक्सो कर लिया है, पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 और 2022 कर चुके हैं हम। ठीक है। इसके साथ हम SC/ST एक्ट भी कर चुके हैं। अब हमारा आर्म्स एक्ट बचता है जो आज हम कर रहे हैं, और JJ एक्ट। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को अभी तक हमारी क्लास की स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, जब आप क्लास से पढ़ते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हमारा प्रीलिम्स है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है एक्ट नंबर, इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है। हमें पता है इसका एक्ट नंबर 54 है, इनैक्टमेंट डेट 23 दिसंबर 1959 है, और इन्फोर्समेंट डेट हमारी 1 अक्टूबर 1962 है। ये आपको पता होना चाहिए हर एक एक्ट जब भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है सिलेबस का, तो राजस्थान की वेबसाइट पे जाइएगा। अगर आपने टेलीग्राम से मेरे नहीं लेना है, तो आपके सिलेबस में प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस अलग है। जिनको नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता है, जिनको नहीं पता है, प्रीलिम्स में आपको प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेंस में आपको मेंस का पढ़ना है। प्लीज आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि किस में प्रीलिम्स लिखा है, तो आपको उसको पढ़ना है। अब हमारे आर्म्स एक्ट में हमारा आ रहा है सेक्शन 1 से लेके 12। ठीक है। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। अब आप ये देखिए, आप देखेंगे ना कि इसकी डेफिनेशंस जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल में वो आर्म्स एम्यूनेशंस इतने देखे नहीं है, है ना, जो डिटेल्स में इसने पूछा है और जो डिटेल्स में इसने डिफाइन करा हुआ है। बट ये हमारे कोर्स में है। ठीक है। इससे हमें अपना पेपर निकालना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और हमें अपना सिलेक्शन लेना है। तो स्टूडेंट, अगर कोई चीज इसमें नहीं भी समझ में आती है डेफिनेशन वाले पार्ट्स में, इसकी टेक्नैलिटी में, तो आपको ना बहुत ज्यादा इसमें PhD नहीं करनी है। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमें रटना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उसमें आपको चीजें डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं है, तो उसको आपको एज इट इज रट लीजिए। उसको एग्जाम हमें निकालना है ना, हमारा काम तो एग्जाम निकालने का है। ठीक है। तो आर्म्स एक्ट में भी ऐसी डिफिकल्टी आएगी आपको, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आर्म्स एक्ट में अभी डेफिनेशन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जब हम चैप्टर 2 में पहुंचेंगे, तो चैप्टर 2 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है। और वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे बस ये देना था कि कोई भी स्टूडेंट पैनिक ना करे, परेशान ना हो। और साथ में मैं प्रीलिम्स के आपको पॉइंटर्स बताती जाती हूँ कि कितना आपको याद करना है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। लास्ट ईयर हमारे पास इसके 6 क्वेश्चन आए थे, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है हमारा एक्ट। 12 सेक्शन से हमें अगर 6 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको ये लेके चलना है कि ये तो फिर माइनर एक्ट्स, सारे माइनर एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शंस बहुत कम पूछे हैं सब में, और मार्क्स आपको पूरे मिल रहे हैं इसमें। ठीक है। अगर टोटल माइनर एक्ट अगर आपका 30 मार्क्स का भी आ रहा है, तो सारे मिला के आपके 30/30 आएंगे को। ठीक है, मार्क्स। तो माइनर एक्ट्स को आपको हल्के में भी नहीं लेना है, लेकिन PhD नहीं करनी है। सारे क्लॉजेस, सब चीजें याद रखनी है। और जो भी स्टूडेंट पिछला नहीं देखा है, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्लास में। ठीक है। हम पहले डील करेंगे चैप्टर 1। सबको पता है कि ये प्रिलिमिनरी होता है हर एक्ट में,
ओके। इसका टाइटल हमें पता है कि आर्म्स एक्ट 1959 है। एक्सटेंट हमें पता है होल ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो होल ऑफ इंडिया होगा। यहाँ पे इस एक्ट में पूरी जो भी अथॉरिटी है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये फोर्स में किस दिन आ रहा है हमें पता है, 1 अक्टूबर 1962। 1962। अब हम पहुंचते हैं अपने डेफिनेशन के क्लॉज में। डेफिनेशंस हमारी सेक्शन ए से लेके हमारी के तक है डेफिनेशंस, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, जो जिसके एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। उसको आपको क्लास ओवर होने के बाद फिर से एक बार बेयर एक्ट पढ़नी है और एमसीक्यूज लगाने हैं जो मैंने टेलीग्राम पे दे रखे हैं आपको। क्लॉज ए है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा और इसमें ये भी पूछेगा कि विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस, ये भी पूछेगा आपसे क्या क्या इंक्लूड करता है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, ग्रहण करना किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म्स से रिलेटेड है सारी चीजें, आर्म्स से। तो एक्विजिशन का मतलब है आप किसी चीज को हायर कर रहे हो, भाड़े पे ले रहे हो, बोरो कर रहे हो मतलब आप उधार पे ले रहे हो, या एक्सेप्ट एज गिफ्ट, या आप गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सब अगर कोई भी आर्म्स आप इस तरह से भी ले रहे हैं, इस तरह से भी आपके पास इसकी पोजीशन किसी आर्म की है, तो हम माना जाएगा कि आपके पास उसकी एक्विजिशन है, आपके पास वो चीज है, आप ग्रहण कर रहे हैं उसको आप, ठीक है। इसकी मीनिंग ये है। अब नेक्स्ट है हमारा एम्यूनेशन की क्या मतलब है। इसका क्लॉज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मीनिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका क्लॉज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी मीनिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एम्यूनेशन का क्या मतलब होता है कि एम्यूनेशन फॉर एन एनी फायर आर्म, ये चीज आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। एंड इंक्लूड्स, अब ये 7th पॉइंट जितने हैं ना ये आपके एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा समझने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, इसको सिर्फ पढ़ने जैसा है, ठीक है। एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद होता है आपका, गोला बारूद, ठीक है। अब गोला बारूद में क्या क्या चीजें आती हैं, रॉकेट आता है, बॉम्ब आता है, ग्रेनेड्स आते हैं, शेल्स आता है और अदर मिसाइल्स आता है। इसमें से आपसे एमसीक्यूज में कुछ और ऐड करके दे देगा आपसे आपको, ठीक है। ये दूसरा आपका आर्टिकल्स आते हैं जो कि टॉर्पीडो सर्विस या सबमरीन के लिए काम आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोई अदर आर्टिकल्स आता है जिसमें डिजाइन है अडेप्टेड है, कोई भी एक्सप्लोजिव, ये चीज आपसे पूछेगा। ये बहुत, ये इसके चांसेस कम है लेकिन इसको भी आपको वेदर केपेबल ऑफ यूज विथ फायर आर्म और नॉट, ठीक है। उसके बाद इसमें आपसे ये पूछेगा कि चार्जेस फॉर फायर आर्म्स, एसेसरीज भी उनके लिए एम्यूनिशन के अंदर आती हैं, जो भी गोला बारूद के लिए एसेसरीज हम यूज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछता है। फ्यूजन एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, फिर आपसे ये पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ, और अगर कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कोई पार्ट हो रहा है, मशीनरी हो रहा है, वो भी आपका एम्यूनिशन के अंदर आएगा। फिर उसके अलावा इसने एक ये चीज ओपन कर दी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और चीज को भी वो इसके अंदर ला सकती है, ये ओपन है। अगर 6 चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई कर दी है कि ये सारी चीजें गोला बारूद की डेफिनेशन के अंदर आएंगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए नए नए हमेशा उपकरण जो है इजाद होते रहते हैं हमेशा। ईरान वाले उसमें भी आपने देखा था कि कौन कौन सी नई नई चीजें एकदम लेकर आ गए थे वो लोग वॉर के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि नई चीज कुछ डिस्कवर हुई है, किसी ने इन्वेंट करी है, तो वो भी इसके डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे करके याद करना है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि समझाने के बाद भी इतनी चीजें रहेंगी नहीं माइंड में, ठीक है। तो हमारे को जो पूछा जा रहा है हमने उतना काम करना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ये चीज आप मत करिएगा, अगर आपको पीडीएफ मिलती भी है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता दूंगी, आर्म्स एक्ट में ये कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं पे भी आपको बाद में पीडीएफ मिलेगी ना, इन सब चीजों को मत करिएगा, ठीक है। सी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है आर्म्स क्या होता है, तो आर्म्स मीन्स एनी आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज अ वेपन, ठीक है, हम वेपन की तरह यूज कर रहे हैं,
चाहे हम कोई अपराध करने के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे हम बचाव के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफेंस के लिए कर रहे हैं, चाहे डिफेंस के लिए कर रहे हैं। और वो क्या इंक्लूड करेगा? आर्म्स इंक्लूड्स फायर आर्म्स, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, आर्म्स हमेशा इंक्लूड करता है फायर आर्म्स को डेफिनेशन में इसमें। ठीक है, क्लॉज भी और ये डेफिनेशंस भी ऑफेंस के लिए यूज कर सकते हैं, डिफेंस के लिए को यूज कर सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। और इसके साथ शार्प एज्ड और अदर डेडली वेपन्स, ये भी आपके आर्म्स में आएंगे। ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स बट डज नॉट इंक्लूड, अब क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है कि जो डोमेस्टिक यूज के लिए आप चाकू छुरी यूज करते हैं या एग्रीकल्चर के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का आपको पता होगा, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, ऐसी चीजें। और जैसे कि लाठी हम लोग यूज करते हैं घर पे। ठीक है, छड़ी मेरे यहाँ मेरे पापा रखते हैं, सांप वाप आते हैं उनको मारने के लिए, या चलने के लिए जो लोग यूज करते हैं ऑर्डिनरी, ये भी आर्म्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और जो भी आर्म्स के अंदर वो जो इनकेपेबल हैं, वेपन्स जो इनकेपेबल हैं, ठीक है, जिसको हम किसी तरह से यूज नहीं कर सकते, जैसे टॉयज हो गए, या जो सर्विसेबल वेपन्स होते हैं। ठीक है, टॉयज आपने मेले में खरीदा होगा, जो गन होती है, गन उसमें वो येलो येलो कलर की गोलियां पड़ती थी, उसके अंदर गोली अलग से खरीद के फिर आप वो करते थे। तो ये भी टॉयज जो है वो भी आर्म्स के अंदर नहीं आते हैं। एक्सक्यूज मी, तो आप देख लीजिए कि आर्म्स का आपसे क्वेश्चन क्लॉज का पूछ लेगा। ठीक है, और ये क्या इंक्लूड होता है, तो हमें पता है फायर आर्म्स इंक्लूड होते हैं, शार्प एज डेडली वेपन्स यूज होते हैं, कोई भी मशीनरी अगर उसके लिए यूज होती है, किस लिए यूज करते हैं हम, ऑफेंस के लिए भी कर सकते हैं और अपने बचाव के लिए भी कर सकते हैं। अब क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या इंक्लूड नहीं होगा? जो भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि लाठी, लाठी आर्म्स में नहीं आएगी। वॉकिंग स्टिक जो छड़ी होती है वो नहीं आएगी। कोई भी टॉयज हैं वो यूज नहीं आएंगे, सर्विसेबल वेपन्स हैं वो यूज में नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक क्या इंक्लूड होगा और एक क्या नहीं इंक्लूड होगा, ये बनेगा क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इससे, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक आपका कौन से क्लॉज में है। ठीक है, अब हम आते हैं डीएम। ये आपसे बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको आप बेयर रीडिंग दे दीजिएगा कि डीएम कौन होगा इसमें। ठीक है, रीडिंग एक बार दे दीजिएगा। अब हमारा आता है फायर आर्म्स। ई में हम आते हैं फायर आर्म्स में, कि फायर आर्म्स क्या होगा, अब ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फायर आर्म्स का क्या मतलब होगा कि इट मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल आपको याद रखना है फायर आर्म्स के लिए, और एक्सप्लोजिव या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फायर आर्म्स मतलब जिसमें जैसे बंदूक होती है ना, उसके पीछे आप लोग वो चीज करते हैं तो वो एक्सप्लोड होती है, उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी वो हम पीछे करते हैं तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी, और ये सब हमने फिजिक्स में पढ़ा था ना। तो ऐसी करके कोई एनर्जी जनरेट हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो वो फायर आर्म्स में आता है। और साथ में क्या इंक्लूड करता है, ये फायर आर्म्स में ये दो टर्म आपको याद करने हैं, रखने हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या इंक्लूड करेगा, इसके अंदर ये चार हाँ, ये चार चीजें इंक्लूड होंगी इसके अंदर, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर, इससे एक क्लॉज का क्वेश्चन बन सकता है, क्लॉज का बनेगा तो बहुत इजी है। और ये चीज बनेगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये याद रखना है आपको कि आर्टिलरी। अब ये क्या करेगा ना, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी डेफिनेशन में, एम्यूनेशन बताया था बी में, एम्यूनेशन बी में बताया था, सी में आपको आर्म्स बताया था। ठीक है, और ई में आपका है फायर आर्म्स। फायर आर्म्स, अब ये क्या करेगा ना, ये आपको ये सारे जो समझा रखे हैं ना, इसमें देख लीजिए 1 से लेके 7 तक क्लॉज है। सी में हमें पता है कि क्या चीज इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है और क्या चीज नॉट इंक्लूड करके लेके पूछ रहा है। और ई जो है फायर आर्म्स, इसमें आपको 4 टाइप्स दिए हैं, 1 से 4। अब ये ना इसके ऑप्शंस पूछ लेगा, इसके डाल के, इसमें से पूछ लेगा इसके डाल के, ये इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसीलिए ये आप एक एक लाइन ना सबकी पकड़ लीजिएगा और अपने माइंड में ना एक पिक्चर अपने हिसाब से कोई मूवी लेके बैठा लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे अगर पूछ लेगा तो इसमें आपको प्लीज आपको कोई भी रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी।
अब फायर आर्म्स में क्या बोल रहे हैं आपसे, फायर आर्म्स में आपकी आर्टिलरी आ जाएगी, फायर आर्म्स में आपकी आर्टिलरी आएगी, हैंड ग्रेनेड आएंगे। देखिए आर्टिलरी ये सब आप माइंड में लेके चलिए कि आप गन गन और उसके अलग फॉर्म जो भी होते हैं केजीएफ और इन सब में यूज करा था जिस तरीके की गन्स होती थी। राइट पिस्टल आ जाएगा, वेपन्स ऑफ एनी काइंड डिजाइन और अडेप्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ कोई भी नॉक्शियस जहरीला कोई लिक्विड वो कर रहे हो, कोई आप जहरीला गैस टीयर गैस टाइप की चीजें और सच थिंग आप उसके लिए भी यूज कर रहे हो किसी भी उसको वेपन को, उनकी एसेसरीज आ जाएंगी। ठीक है, एसेसरीज आ जाएंगी जो कि डिमिनिश मतलब खत्म करना, कम करना नॉइस या फ्लैश को। अगर जैसे हम कहते हैं वो साइलेंसर लगाना, साइलेंसर इसमें अगर कोई साइलेंसर को हम एसेसरीज बोल रहे हैं कि अगर कुछ आप एसेसरीज यूज करते हो उसके लिए तो ये भी फायर आर्म्स में आएगी। ठीक है, फिर अगर कोई पार्ट या मशीनरी आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो फायर आर्म्स के लिए, वो भी फायर आर्म्स की डेफिनेशन में आएगा। अगर आप कोई कैरेज प्लेटफॉर्म या अप्लायंस फॉर माउंटिंग मतलब बढ़ाने के लिए उसको बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्टिंग या सर्विंग आर्टिलरी इन सब के लिए भी यूज कर रहे हैं तो भी ये फायर आर्म्स की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, ये चार चीजें। अब इसमें आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, या तो इसी सेक्शन के अंदर की चीजें आपसे पूछ लेगा, कुछ अलग आपसे जो आपने बी में पढ़ा है, जो आपने सी में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन से कंफ्यूज करेगा। जब भी आप एमसीक्यू इसके करेंगे अभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अभी जितना चाहे कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, अभी जितना कंफ्यूज होंगे तो आपके पास अभी टाइम है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसी टाइम पे ये टाइम होता है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको आप अभी प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम हॉल में जब भी बैठे तो आपके लिए वो चीज पहली बार ना करी हुई हो, पहली बार ना हो। आप अभी इजी इजी पढ़ लेंगे और एग्जाम में अगर कुछ आपसे चीजें पूछ ली कुछ भी ऐसी जो आपने नहीं पढ़ा हो, प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो फिर आप होपलेस हो जाएंगे, आप बाकी क्वेश्चंस भी गलत करेंगे। तो अभी आपका 28 जुलाई है, आपके पास अभी भी मोर देन इनफ टाइम है कि आप लोग अभी भी हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप एमसीक्यूज डेली एमसीक्यूज लगाइए, डेली एमसीक्यूज लगाइए, रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद फिर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं लाइसेंस पे, लाइसेंस की डेफिनेशन पे कि लाइसेंस क्या है, कि जो इट मीन्स अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड मेड अंडर देयर अंडर इंक्लूड्स, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। बस आपको ये हल्का सा रीडिंग देनी है इसको कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो, क्योंकि इससे नहीं पूछेगा तब भी आप इसको रीडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगी। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, कोई भी ऑफिसर या अथॉरिटी empowered टू ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस अंडर द रूल मेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। तो ये आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैजिस्ट्रेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, मैजिस्ट्रेट का मतलब होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपसे अगर ये चीज पूछ दी सीआरपीसी या बीएनएसएस तो आप क्या टिक करेंगे। तो पहली बात, एग्जामिनर आपसे कोई एक ऑप्शन ही देगा। ठीक है, और अगर एक ऑप्शन देगा तो आपको पता है कि आपको क्या लगाना है। ठीक है, दूसरा आपसे अगर दोनों ऑप्शन दे देगा तो वो बोथ पूछेगा आपसे, बोथ का भी ऑप्शन देगा तो आपको बोथ लगाना है। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो आपको ऑप्शन कैसा दे रहा है। ठीक है, तो इस पे ना अभी बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे अभी 10-15 दिन बाद जब हम एमसीक्यूज जो पेड वाले में भी डालेंगे तो इस चीज को और हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि एग्जामिनर किस तरह से क्या चीज पूछेगा, क्योंकि वो अधिकतर ऐसे ना ऐसे क्वेश्चंस पूछना अवॉइड करता है
ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करना अवॉइड करता है कि आपको ऐसे करके ऑप्शन दे और आप कंफ्यूज हो जाएं उसमें, और फिर वो बाद में रिट में जाएं चीजें। तो आप लोग को ना थोड़ा सा इस चीज पे, एक नंबर आपका ये बन रहा है तो उसके लिए ना आप लोग इतना परेशान मत होइए और हाय तौबा आप लोग मत मचाइएगा। बाकी चीजें आप करिए। ये तो आपको एकदम लास्ट मोमेंट में भी अगर आपको एक नोटिफिकेशन के साथ, या हमने बाद में एकदम लास्ट के जब लेक्चर्स हम लोग बाई चांस लेंगे कि आपको क्या डूज डूज एंड डोंट्स वाला लेंगे, तो ये वाली बात वहां पे एड्रेस कर देंगे हम लोग, है ना। तो इसके चक्कर में अभी इसे परेशान नहीं होना है, ये बात की चीज है। ठीक है, एक नंबर मान लीजिए आपसे 1 या 2 नंबर का पूछ भी लिया सारे माइनर एक्ट से, तो ये हम इसमें आपको एड्रेस कर लेंगे, अभी मत परेशान होइएगा कोई भी इस चीज के चक्कर में। अभी हम लोग को अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, रीडिंग करनी है, रिवीजन करना है, एमसीक्यू लगाना है। तो इसके चक्कर में रुकिएगा मत, ठीक। अब आपको ये देखना है कि आपको ये चीज नहीं पढ़नी है, जब मैं आपको बेयर एक्ट आज या कल में प्रोवाइड करूंगी, ये चीज नहीं पढ़नी है आपको। अब बेयर एक्ट में आपके आएगा, क्योंकि मैं आपको ये बेयर एक्ट से ही दे रही हूँ सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि मैं अपडेटेड लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अपडेटेड ना इंटरनेट पे है और ना आपको कहीं और से मिलेगी, कुछ बेयर एक्ट्स में भी नहीं है। तो इसमें ये चीज है, अगर आपको पीडीएफ में, मेरे पीडीएफ में ये चीज मिले तो आप इसको मत पढ़िएगा। अब है हमारा एच, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये एच क्लॉज भी इम्पोर्टेंट है और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन की मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। कि प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन कौन क्या होता है, कि एनी एम्यूनेशन कंटेनिंग और डिजाइंड और अडेप्टेड टू कंटेन एनी नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड है। एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर, रॉकेट, बॉम्ब्स, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स आर्टिकल्स डिजाइंड फॉर टॉर्पीडो सर्विस, सबमरीन माइनिंग एंड सच अदर आर्टिकल एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ना स्पेसिफाई टू बी प्रोहिबिटेड एमिनेशन। तो ये आपसे जरूर पूछेगा ये सारी चीजें, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक। अथॉरिटीज पूरे एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे, या तो आपसे ये अंदर की चीजें पूछेगा या आपसे ये क्लॉज पूछेगा, 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब आई भी आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा एम्यूनेशन, अब हम देखेंगे आर्म्स कि इट मीन्स फायर आर्म्स सो डिजाइंड और अडेप्टेड दैट इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द ट्रिगर, missiles continue to be discharged until pressure is removed from the trigger और द मैगजीन कंटेनिंग द मिसाइल्स इज एम्प्टी। प्रोहिबिटेड आर्म्स वही, जैसे एक बार आपने प्रेशर उस पर लगा दिया तो वो डुक 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 करके जब तक वो खत्म ना हो उसका, उसके अंदर की गोलियां, वो चीज चलती रहेगी आपकी, तो वो आपकी आर्म्स में आएगी, ठीक है। जो फायर आर्म्स इस तरह से डिजाइन करे गए हैं वो आपके प्रोहिबिटेड आर्म्स में आएंगे। दूसरा, जैसे केजीएफ मूवी को थोड़ा सा माइंड में लेके आप लोग इस चीज को चल सकते हैं, जो भी वेपन्स हो। आपने वो गाजी अटैक मूवी देखी होगी, उसमें सबमरीन था आपका गाजी अटैक मूवी में, उस चीज को लेके माइंड में चल सकते हैं। बॉर्डर मूवी को लेके चल सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना पिक्चराइज करके डेफिनेशन वाले क्लॉज में चल सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, प्रोहिबिटेड आर्म्स का मतलब कि वेपन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग, एंड इंक्लूड्स आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक फायर आर्म्स एंड अदर आर्म्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। सबके आपको ना, जैसे क्लॉज किस क्लॉज में, जैसे अभी तक हमने बी पढ़ा, सी पढ़ा, ठीक है, ई पढ़ा था हमने, अब हमने ये एच पढ़ लिया, हमने ये आई पढ़ लिया, ठीक है। आपको ये सब चीज को ना एक जगह लिख के चलना पड़ेगा। जैसे हाँ, ई हमने पढ़ा था, ई के बाद हमने एच पढ़ा और आई पढ़ा, इनके इनमें आप कंफ्यूज होंगे, तो इसको ना आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉज तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, अंदर के मटेरियल्स को मल्टीपल टाइम लेके चलना पड़ेगा। अब आपका पूछता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, जे में है पब्लिक सर्वेंट आपका 21 ऑफ आईपीसी का होगा। अब आपको इसी में ही अपना बीएनएस का लिख लेना है, कौन से क्लॉज में है, यहीं पे ही, ठीक है। सेकंड है हमारा कि ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर होता है कि ट्रांसफर में हम लेटिंग ऑन, अगर हम कोई चीज भाड़े में ले रहे हैं, हम कोई उधार पे लैंडिंग में ले रहे हैं, गिविंग हम कोई चीज पोजेशन में ले रहे हैं या हम दे रहे हैं, ये सब ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका एक ये चीज इंपॉर्टेंट है जो क्लॉज 2 में बोली गई है
कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम मजल टू द पॉइंट एट विच चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। ये आपका इस जो ये डेफिन जो इसने इसमें डिफाइन किया गया है, जो इसमें ये कब इस चीज का क्वेश्चन बनेगा, ना कि क्लॉज का बनेगा, ठीक है। लेकिन तब भी आप माइंड में ले लीजिएगा। इसके बाद इसको बस आपको हल्की सी रीडिंग देनी है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना ये कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा। अब हम आते हैं अपने, तो आपको डेफिनेशन एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट जो कंफ्यूजन वाली है। तो पहला तो आपको ए का मैंने एक्विजिशन बता दिया था कि एक्वायर आप क्या क्या करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक्वायर आप हायर से भी करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज बोरो करते हैं वहां वो भी एक्वायर में आता है, और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं एज अ गिफ्ट ये भी आपका एक्सक्यूज मी, ये भी आपका एक्विजिशन की डेफिनेशन में आता है। अब हमने बी, बहुत इंपॉर्टेंट बी, आप याद करेंगे एम्यूनेशन को। तो हमने देखा एम्यूनेशन में 1 से लेकर 7 है। अब आप अपने रजिस्टर में यहीं पे पार्टीशन कर दीजिएगा एम्यूनेशन की क्या चीज, 7 7 चीजें हैं, ठीक है। अब एम्यूनेशन के बाद आपको क्या चीज करनी है, बी सी। इसके बाद हमने एम्यूनेशन के बाद पढ़ा था आपका सी में आर्म्स पढ़ा था। आर्म्स में आपको लिख लेना है कि क्या चीज इंक्लूड करती है और क्या चीज नॉट इंक्लूड करती है, जैसे लाठी डोमेस्टिक और वो एग्रीकल्चर वाला, ठीक। फिर यहीं पे ही ये क्रॉस के साथ करना है आपको, ठीक है। अब यहीं पे ही आपको ई का कर लेना है कि फायर आर्म्स क्या होता है। फायर आर्म्स का आपको पता है कि 1 से लेके 4 तक था, उसको यहाँ लिख लेना है आपको, ठीक है। फायर आर्म्स के बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी, फायर आर्म्स के बाद हमने पढ़ी थी आपकी प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन, एच में प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन था, ठीक है। और इसमें आपको लिख लेना है कि क्या क्या चीज होगी, जैसे रॉकेट था, बॉम्ब था, ग्रेनेड था, ठीक है। एच के बाद आई में आपका क्या था, प्रोहिबिटेड आर्म्स था। इसमें एम्यूनेशन है ना, तो इसमें आर्म्स था, ठीक है। अब इसमें आपको 2 चीज बता रखी थी, ठीक है, 2 चीज बता रखी थी, और साथ में आर्टिलरी और क्या क्या है। यहाँ से आपका कुछ नहीं तो 3 क्वेश्चन अगर बन गए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मेहनत आपकी 10 15 मिनट की लगेगी इसमें, ठीक है। ये एक कॉपी में आपको एक जगह लिख लेना है जहाँ पे आप इस एक्ट के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्लॉजेस भी आ जाएंगे और अंदर के मटेरियल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। मटेरियल्स और क्लॉजेस दोनों एक जगह आ जाएंगे। इसके बाद हमने एक एक आपका पब्लिक सर्वेंट देखा था, ठीक है, कि पब्लिक सर्वेंट क्या की डेफिनेशन। और साथ में हमने एक ये देखा था कि ट्रांसफर की क्या मतलब होगी, ये हमने देखना था, ये भी आपको क्लॉज वाइज लिखना है। इसके बाद आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि वो जो लेंथ की बात कर रहा है फ्रॉम मजल, मजल वाली लेंथ में जो क्लॉज 2 की बात कर रहा है, ठीक है, क्लॉज 2 ये आपका एक चीज इम्पोर्टेंट हो गया है। और साथ में जहाँ मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है वो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, ये चीज, ठीक। और अथॉरिटी आपकी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो ये आपके डेफिनेशन वाले पार्ट से आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें लेके चलनी है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 2 को आप पढ़ने से पहले अपने माइंड में ये लेके चलिए कि चैप्टर 2 आपकी बात क्या कर रहा है। ये बात कर रहा है कि आप एक्वायर कर रहे हैं, ऑप्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब पोजेशन मतलब आपने ग्रहण कर रखा है आपके पास। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण। सेल मतलब आप बेच रहे हैं। इंपोर्ट मतलब आप अंदर लेकर आ रहे हैं, आयात। और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, जो आप देश के बाहर भेज रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट मतलब वो विद इन की बात करता है, ठीक है। अब इन सारी चीजों की बात हो रही है आर्म्स और एम्यूनेशन के इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या चीज आप कैसे करेंगे, ठीक। अब इस चैप्टर को फर्दर आप देखिए कि ये सेक्शन चैप्टर 2 जो है आपका वो सेक्शन 3 से लेके 12 तक है, ठीक है। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा पिक्चराइज इसको समझा देती हूँ ताकि समझाने में फिर हमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो आप देखिए कि सेक्शन 3 से लेके 6 तक हमारी लाइसेंस की बात कर रहा है। लाइसेंस की, ये आपको प्रीलिम्स में याद करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लाइसेंस किसकी बात कर रहा है कि आपको किस तरह से लाइसेंस लेना है किसी भी फायर आर्म्स के लिए।
अगर कोई फायर आर्म्स आपके लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बंद आपको स्पेसिफाई कर दिया, जैसे मणिपुर वाला या कोई ऐसे दंगे होते हैं, तब आपको कैसे आप लेके घूम सकते हैं। इसमें फिर बात करिए कि लाइसेंस, अगर आपको कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है या सेल करनी है, उसका क्या लाइसेंस होगा, या अगर आपको कोई गन है उसकी लेंथ को कम करना है या आपको नकली को असली बनाना है, तो उसके लिए क्या लाइसेंस है। ये लाइसेंस की बात कर रहा है 3 से लेके 6 तक। जब आप सेक्शन 7 से लेके 9 पढ़ेंगे तो इसमें बात कर रहा है प्रोहिबिशन की। अब प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, अब ये क्या चीज प्रोहिबिट कर रहा है 7 से लेके 9 में, कि पहले तो आपको क्या क्या चीज एक्वायर नहीं करनी है, क्या चीज आप सेल नहीं कर सकते, क्या चीज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर ये बात कर रहा है कि आप आपके पास अगर कोई भी आप गन एम्यूनेशन कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, किस कंपनी ने उसको बनाया है, उसका नंबर, सीरियल नंबर क्या है, तो भी आपको उसको नहीं परचेज करना है। इस चीज की प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। फिर वो बोल रहा है कि 21 साल से कम के बच्चे को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा ना, अगर कोई अनसाउंड माइंड का है उसको भी ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये प्रोहिबिट कर रहा है। किस तरह से प्रोहिबिट कर रहा है, ये आपके 7 से लेके 9 में बात कर रहा है। अब आपकी बात आती है सेक्शन 10 की। 10, 11 और 12 ये बात कर रहा है आपको किस तरह से आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है और आपको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसकी बात कर रहा है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, और कब आपके पास पावर है इस चीज़ को, लाइसेंस को रद्द करने की, और किस तरह से आप इस लाइसेंस को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ये 3 चीज़ हमें पढ़नी है। लाइसेंस कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, प्रोहिबिशन, वो क्या-क्या एक्ट आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रहा है कि आप क्या चीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, और तीसरा आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। ठीक? ये आपको जनरल आइडिया मिल गया इस सेक्शन का। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में। अब आपका सेक्शन 3 आपकी क्या बात करता है कि लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये बात कर रहा है कि फायर आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए आपको किस तरह से लाइसेंस लेना है। ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको बेयर एक्ट में मिलेगा तो भी। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो लाइसेंस के लिए की बात कर रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है, कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का फायर आर्म और एम्यूनेशन को अपने पास ग्रहण नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता, जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो। और वो लाइसेंस कौन दे रहा है, इस एक्ट में आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको लाइसेंस मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। ये आपका जनरल डिक्लेरेशन है कि कोई भी पर्सन बिना किसी लाइसेंस के, जब तक आपके पास नहीं है, आप कोई भी फायर आर्म एम्यूनेशन, जैसे आपको पता है कि आप लोग गन भी यूज होती हैं जिनके घर में, तो वो लाइसेंस के थ्रू अब तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए हैं सारे रूल्स कि गन को प्रोवाइड लाइसेंस भी बहुत जल्दी नहीं मिलती है। तो इसके लिए बोला आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। होता है ना कि कई बार कोई कांड वांड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपकी चीजें जब्त होती है कि आपने तो लाइसेंस्ड गन ही नहीं यूज करी थी। कई बार क्रिमिनल्स को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है कि लाइसेंस, वो कहते हैं ना देसी देसी कट्टा यूज किया था उसने, तो देसी कट्टा आया ही इसलिए है ना। तो आपको ये दे जनरल डिक्लेरेशन दे रहा है कि लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन साथ में प्रोवाइजो है कि, लेकिन इसने क्या कहा, अगर आपको मान लीजिए मेरे पास मेरी लाइसेंस गन है, ठीक है, मैंने आपको दे दी, ए के पास लाइसेंस गन है, उसने बी को दे दी कि तू जा इसको जाके तू रिपेयर करा के लेकर आ या इसका लाइसेंस रिन्यू करा के लेकर आ। अब वो जाएगा इसको लेके, अब इसी टाइम पे इसको मान लो पुलिस ने पकड़ लिया चेकिंग में कि तेरे पे तो लाइसेंस नहीं है, तो इस केस में ये जो बी पर्सन है वो क्या दिखाएगा कि मेरे पास देखिए रिटन अथॉरिटी है, ए की रिटन अथॉरिटी है, ठीक है, या ए मेरे साथ प्रेजेंट है, दो चीजें, ठीक है, रिटन अथॉरिटी और प्रेजेंट है अगर वो पर्सन, तो उस केस में बी भी लेके चल सकता है। जैसे हमारे घर में है एक कारपेंटर है हमारे बढ़ई संजय, तो वो लेके घूमते हैं गन हमारे घर की, ठीक है, तो वो गन लेके घूमते हैं, तो अगर उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया तो वो क्या बोलेंगे कि मेरे साथ में जो ओनर है जो उस गन के लाइसेंसी, वो तो प्रेजेंट है वहां पे, और मान लो वो प्रेजेंट नहीं है,
तो उन्होंने अपनी रिटर्न अथॉरिटी दे रखी है कि तुम जाओ संजय, तुम जाके इसको रिन्यू करा के ले आओ या तुम लेके इसको खेत तक चले जाओ। तो ये चीज है इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ना कोई भी एक्ट पढ़ती हूँ तो मेरे घर में ही सारी चीजें ऐसी वाली हैं, ऑफेंसेस और सारे, तो मैं उससे रिलेट कर लेती हूँ चीजें, ताकि मुझे याद करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे उससे थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ताकि इजी आपको पिक्चराइज के उससे, अगर आपके पास कोई मूवी का एग्जाम्पल है, आप मूवी के एग्जाम्पल को, कोई एक मूवी उठा लीजिएगा पूरा एक्ट पढ़ने के लिए और उस मूवी पे इसको अप्लाई कर दीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक। अब साथ में हमारा क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 1 ने क्या कह दिया कि लाइसेंस चाहिए, और अगर कोई बिना लाइसेंस वाला पर्सन, अगर जिसके नाम पे लाइसेंस नहीं है, तो वो रिटर्न अथॉरिटी ले सकता है या उसके साथ वो पर्सन प्रेजेंट हो। अब क्लॉज 2 क्या कहता है हमारा कि क्लॉज 1 में कुछ भी कहा हो, क्लॉज 1 में कुछ भी कहा हो, और जो क्लॉज 3 में जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद भी, अगर किसी पर्सन के पास मोर देन 2 फायर आर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये लिमिट जो है आपकी 2019 में अमेंडमेंट में आया था, इससे पहले ये 3 फायर आर्म्स की बात करता था, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन आपका इससे भी बनेगा, जो मैंने रिटर्न और प्रेजेंस बताया है इसका भी क्वेश्चन बनेगा, ये फायर आर्म्स का भी क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ एक अमेंडमेंट आपको याद करना है पूरे एक्ट में, सिर्फ एक टाइमलाइन आपको ये याद रखनी है। एक्सक्यूज मी, अब इसने प्रोवाइडेड क्या बोला हुआ है कि मान लो हमारा 2019 में ये एक्ट आया, ठीक है, कि आप सिर्फ 2 फायर आर्म्स रख सकते हैं। अब इससे पहले तो आप 3 रख सकते थे, और जब हमारा ये एक्ट आया था उस टाइम पे, उससे पहले तो कोई ऐसा आम वो था ही नहीं 1959 से पहले, तो हम उसको भी माइंड में लेके चलते हैं कि किसी के पास ज्यादा था, ठीक है, 2 से ज्यादा थे, तो वो अब क्या करेगा, वो जाएगा और जाके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके वो चीज को सबमिट कर देगा वहां पे, ठीक है। अपने साथ सिर्फ दो दो फायर आर्म को अपने पास रखेगा, और उसके अलावा बाकी चीजों को जाके डिपॉजिट करके आएगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अब इसकी टाइमलाइन है 1 ईयर की, कि 1 साल के अंदर 2019 का जिस दिन हमारा ये आया, इन्फोर्समेंट आई 2019 की, उसके बाद ये जाएगा और जाके हमारे उसको पुलिस स्टेशन में नियरेस्ट जाके डिपॉजिट करा कर आएगा 1 साल के अंदर, ठीक है। अब साथ में क्या, और इसके साथ में ये क्या करेगा, अगर कोई वो है कि कोई लाइसेंस्ड डीलर है, ठीक है, या कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, तो वो क्या करेगा, वो अपने यूनिट आर्मरी में जाके वो करेगा, डिपॉजिट कराएगा, ठीक है। और उसके बाद वो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ये लाइसेंस्ड डी लाइसेंस्ड माना जाएगा। और साथ में आपको ये फर्दर प्रोवाइड कर रखा है कि वाइल ग्रांटिंग आर्म्स लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और हेयर लूम बेसिस, आपको इनहेरिटेड जो चीज होती है, द लिमिट ऑफ 2 फायर आर्म्स शेल नॉट बी एक्सीडेड, तब भी आपको 2 फायर आर्म्स मिलेगी। अब आप इसको एक बार ढंग से समझ लीजिए, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2019 में लिमिट लगा दी है कि 2 ही फायर आर्म रहेंगे, अब अगर आपके पास 2 से ज्यादा हैं तो आपको क्या करना है, वो आप 2 ही अपने पास रखिए, और जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो जाके आप डिपॉजिट कर दीजिए। और आपको डिपॉजिट कहाँ करना है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन में जाके आपको डिपॉजिट करना है। और एक चीज बता दी है कि अगर आप लाइसेंस्ड डीलर हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब विथ अ लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस डीलर के पास दे दीजिए, या अगर आप मेंबर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो आपको यूनिट आर्मरी में जाके अपने दे देनी है। उसके बाद आपका एक टाइम पीरियड है 90 दिन का। 90 दिन के बाद, 1 साल जैसे ही 1 ईयर खत्म हुआ, जो आपके पास टाइम पीरियड है कि विद इन 1 ईयर आपको जाके सबमिट करना है, ठीक है। और 1 ईयर मान लीजिए आपका ये एक्ट स्टार्ट हुआ था आपका, इसमें लिखा है, 1 मिनट, 19 वेट अ मिनट, 14 दिसंबर 2019, मान लीजिए 14 दिसंबर 2019 को, 1 मिनट, मान लीजिए 14 दिसंबर 2019 को ये एक्ट जिस दिन इन्फोर्समेंट में आया, आपके पास 4 फायर आर्म्स थे, तो इस एक्ट ने कहा आपसे कि आपके पास 1 साल की टाइम लिमिट है, इस 1 साल के अंदर आप 2 अपने पास रखिए, क्योंकि 2 की परमिशन है। अब आपके पास एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं, 2,
इन 2 फायर आर्म को आपको डिपॉजिट करना है। कहाँ करना है? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करना है आपको, या आपका अगर कोई लाइसेंस्ड डीलर है आप उसको भी दे सकते हैं। और अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, आर्म्ड फोर्सेस के यूनियन के, तो आपको अपने यूनिट आर्मरी में वापस देनी है। ये 3 चीज़ बोली। अब इसने बोला कि 1 साल के, जब ये आपका 1 साल का आपका टाइम पीरियड है, 14 दिसंबर से 2019 का मान लीजिए 14 दिसंबर से 2020, ये आप इस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये सारे काम कर लेने हैं। अब इस टाइम पीरियड के बाद आपको 90 डेज के अंदर आपकी ये चीज़ें डी-लाइसेंस्ड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है बस इसमें, 1 ईयर 90 डेज। और 2019 का ये आप याद रख लेंगे, अगर पूछ लेगा तो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और उसके अलावा इसने ये पूछा है कि अगर इनहेरिटेंस और इन सब की भी बात होती है, इनहेरिटेंस या हेयरलूम की, तो इसमें भी आपको पास 2 फायर आर्म की ही लिमिट है। ठीक है, अब आपसे थर्ड क्या पूछ रहा है? थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है आपसे? थर्ड क्लॉज आपसे कह रहा है कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी डीलर इन फायर आर्म्स और एनी मेंबर ऑफ फायर क्लब और फायर एसोसिएशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूज कर रहे हैं 22 बोर राइफल और एन एयर राइफल या टारगेट प्रैक्टिस। एक्सक्यूज मी। अगर ये कह रहा है कि ये जो आपका सेक्शन 3 है, जो ये आपका सेक्शन 3 है, ये किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है? ये क्लॉज 3 में बोला है अगर आप फायर क्लब और ये जो क्लब एसोसिएशन होते हैं ना, अगर आप उसके मेंबर हैं और अगर आप 22 बोर राइफल यूज कर रहे हैं या आप एयर राइफल यूज कर रहे हैं और अगर आप टारगेट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है। आई समझ में? तो सेक्शन 3 बहुत इजी है आपका, सेक्शन 3 बहुत इजी है आपका। ठीक है, पहला आपसे सेक्शन 3 में इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेक्शन 3 आपकी किसकी बात करता है, तो ये लाइसेंस की सेक्शन 3 जो है आपके लाइसेंस की बात करता है, जो कि आपको फायर आर्म्स और एम्यूनेशन की। ठीक है, अब ये कहता है कि फायर आर्म्स और एम्यूनेशन की लाइसेंस जब तक आपके पास नहीं होगा आप इसको कैरी नहीं कर सकते हैं। अब इसने लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो बोल दिया कि आप कैरी कर सकते हैं, आप कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास रिटर्न अथॉरिटी है उस पर्सन की जिसका ये आर्म है, या वो पर्सन आपके साथ खुद बैठा हुआ है, पर्सन प्रेजेंट है उसमें। ठीक, अब क्लॉज 2 क्या कहता है? ये तो हमने क्लॉज 1 पढ़ लिया। अब क्लॉज 2 इसका क्या कहता है कि 2 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, 2 से ज्यादा आपके पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। अब इसकी टाइमलाइन है 14 दिसंबर 2019, इस दिन ये एक्ट आया था इन्फोर्समेंट में, 2 फायर आर्म्स वाला, तो आपके पास नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? आपको डिपॉजिट करने हैं 2 से ज्यादा। कहाँ करने हैं? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करना है, लाइसेंस डीलर के वो भी दे सकते हैं आप, और अगर आर्म यूनियन के आर्म्ड फोर्स में है तो आपको वहां पे यूनिट आर्मरी में डिपॉजिट करना है। ठीक है, इसके बाद कितने टाइम पीरियड में करना है इसको? विद इन 1 ईयर कर देना है, जिस दिन ये डेट आई आपकी ये वाली, और उसके बाद 90 डेज में ये आपका डी लाइसेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया एक। अब साथ में इसने एक और प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर आपका इनहेरिटेंस और हेयरलूम की बात आती है तो भी आपको 2 फायर आर्म्स ही मिलेंगे। अब सेक्शन क्लॉज 3 आपको कहता है कि जब ये एक्सेप्शन की बात करता है, अब ये एक्सेप्शन क्या है आपका? जो डीलर है फायर आर्म्स में, क्योंकि अब वो डीलर है तो अपने पास वो ज्यादा रखेंगे ना फायर आर्म्स, तो उनके ऊपर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई राइफल क्लब है, एक मूवी भी आई थी कि अनुराग कश्यप वाली, राइफल क्लब करके शायद, ये लोग हैं, उसका कोई मेंबर है, अगर वो 22 बोर राइफल यूज कर रहा है या अगर वो टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा है या एयर गन काइंड ऑफ यूज कर रहा है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। आई होप सेक्शन 3 आपका अब क्लियर हो चुका है। आपको ऐसे ही नोट्स एक बार बना लेने हैं अपने। ठीक है, एक बार बना लेंगे और बार बार इसको फिर रिवाइज करेंगे, और फिर रिवाइज करने में आपको 1 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा।
ये आपका हो गया सेक्शन 3। अब हम आते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 आपका कहता है, ये भी लाइसेंस की बात कर रहा है, जब आपको स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स की बात कर रहा है उसके लिए लाइसेंस, और सर्टेन केसेस में। ये आपका इंडेक्स का क्वेश्चन है, और इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कि कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस है किसी एरिया में, इसमें आप जब कोई कर्फ्यू टाइप लगता है, या मणिपुर वाला में कोई पर्टिकुलर एरिया में कर्फ्यू लगता है, इसको आप माइंड में लेके चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है उसके ओपिनियन से कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं जिसके लिए ये नेसेसरी है और ज़रूरी है पब्लिक के इंटरेस्ट में कि कोई भी इंसान जो है अदर देन फायर आर्म्स, कोई भी इंसान जो है अभी तक ऊपर हम फायर आर्म्स की बात कर रहे थे कि फायर आर्म्स को आपको कैसे लेके चलना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे चाहे तो उसको रेगुलेट कर सकती है। जो आप लेके चल रहे हैं उसको भी रेगुलेट कर सकती है अपने नोटिफिकेशन में कि दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एरिया स्पेसिफाइड, कि इस एरिया में, ठीक है, ये मेरा नोटिफिकेशन अप्लाई होगा, और ये नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर उसने एक्वायर कर रखा है या उसके पोजीशन में है या वो कैरी कर रहा है कोई भी आर्म, ठीक है, ऑफ सच क्लासेस, और डिस्क्रिप्शन को भी वो उसमें मेंशन करेगा कि जो उसने नोटिफिकेशन में दे रखा है, अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस, ठीक है, उसके बिहाफ में लाइसेंस हो विद इन दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ठीक है। सिर्फ ये इस चीज की बात कर रहा है कि ये एरिया के लिए भी, पर्टिकुलर एरिया के लिए ये स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्म्स के लिए भी स्पेसिफाई कर सकता है जो उस एरिया में मान लो हो, कि आपने बाकी तो लाइसेंस दे दिया है सेक्शन 3 में, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किसी ये कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये एरिया है जहाँ पे सब ऐसे लेके घूम रहे हैं, तो उसमें भी उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि इसके लिए आपको एक अलग से लाइसेंस लेना है आपको। अब वो डिपेंड करता है वहाँ के सर्कमस्टांसेस पे। ये आपको बस स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन याद रखना है, इसमें आपको स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन याद रखना है कि सेक्शन नंबर 4 का है और इसमें सर्टेन केसेस की बात कर रहा है, ठीक है, बस इतना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सेक्शन याद रखना है। अब है आपका सेक्शन नंबर 5, कि आप सेक्शन नंबर 5 में लाइसेंस इसकी भी बात कर रहे हैं, किसकी, मैन्युफैक्चर और सेल की, एक्सक्यूज मी, ये मैंने मेडिसिन खाई है ना, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज। सेक्शन 5 बात कर रहा है आपके लाइसेंस की, किसकी, मैन्युफैक्चर और सेल की। अभी तक हमने बात करी कैरी करने की किसी एरिया में, या आपके पास कैसा होना चाहिए। अब जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको, या जो लोग सेल कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से लाइसेंस लेना है। तो देखिए, कोई यूज कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, सेल कर रहा है, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है, सेक्शन 5 में। बस इतना सा आपको माइंड में एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, तो उसको उस बिहाफ में एक लाइसेंस लेना पड़ेगा कि वो ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड ये बात कर क्या कर रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, कि अ पर्सन विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस इन दिस बिहाफ सेल और which he lawfully possess for his own private use to another person who is entitled by virtue of this act or by other act or is not prohibited by this act। अब ये क्या कह रहा है कि पहले तो कोई भी पर्सन, एक मिनट, कोई भी पर्सन आपका अगर उसको यूज करना है, पोजेस करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए। लेकिन अब वो ये बात कह रहा है कि अगर वो पर्सन के पास अगर लाइसेंस नहीं है, वो क्या कर सकता है उस केस में, एक मिनट। अब वो ये कह रहा है कि ये सारे काम जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है तब तक वो नहीं कर सकता, लेकिन एक पर्सन जो है वो अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो भी वो उसको सेल भी कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है किसी भी आर्म्स और एम्यूनिशन को, ठीक है, अगर उसके पास लॉफुल पोजेशन है किसी चीज की, ठीक है, और वो अपने प्राइवेट यूज के लिए अगर कुछ उसके पास आर्म्स हैं, ठीक है, तो वो अनदर पर्सन को
जो एंटाइटल्ड है और जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है उसको, उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, पहले वाली में बात कर रहा है कि आप विदाउट लाइसेंस ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। सेकंड में आपको ये बात कर रहा है कि अगर आप कोई पर्सन हो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको जिस पर्सन के पास लाइसेंस है, ठीक है, वो आपको ये चीज दे सकता है। ओके, अगर आप एंटाइटल्ड हो, ए पर्सन जो है उसके पास लाइसेंस है, बी के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन बी तब भी ये सारी चीजें कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। कैसे? अगर ए ने उसको अपनी ये चीज ट्रांसफर कर रखी है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन बी को उसके लिए एंटाइटल्ड होना चाहिए, ठीक है, और वो उसके लिए उसको अलाउड होनी चाहिए चीजें, ठीक है, मतलब वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। अगर उसको गवर्नमेंट ने ही प्रोहिबिट कर रखा है कि ये कन्विक्टेड है, मान लीजिए ये पर्सन कन्विक्टेड है या उसको गुड पीस के लिए अभी उसने बॉन्ड भरा हुआ है, तो वो इससे भी नहीं ले सकता, ठीक है, वो ए से भी नहीं ले सकता। आप इसका मतलब समझे कि ये क्यों बनी हुई है ये चीज, ठीक है, कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन आप इन लोगों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, और इससे आपसे सिर्फ हेडिंग का क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए ना आपको इसमें ज्यादा अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। इसमें आपसे इंडेक्स का क्वेश्चन बनेगा और इससे आपका इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इसके साथ इसने प्रोवाइजो ये कह रखा है साथ में, प्रोवाइडेड क्या कि नो फायर आर्म और एम्यूनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3, जो हमने बात करी थी ऊपर लाइसेंस की, और सेक्शन 4 जो हमने बात करी थी अभी स्पेसिफाइड एरिया की, एरिया और क्लासेस की। तो शैल बी नो फायर आर्म शैल बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन अनलेस, अब कोई भी, जो यहाँ पे हम ए और बी की बात कर रहे हैं कि ए बी को ट्रांसफर कर रहा है ये सारी चीजें बकायदा, बस बी प्रोहिबिट ना हो, वो कन्विक्टेड ना हो, वो एंटाइटल्ड हो लॉफुली सब चीज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए इसको दे सकता है सब चीज, कब तक नहीं दे सकता, इसमें प्रोवाइजो ये ऐड करा है कि उसने इन राइटिंग डीएम को इंफॉर्मेशन दी हो, जिस डीएम के पास जुरिस्डिक्शन है, ए ने उस डीएम को राइटिंग में इंफॉर्मेशन दी हो, या ए ने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अपनी ये सेल और ट्रांसफर करने की इंटेंशन रिटर्न में दी हो, ठीक है, और उसने साथ में जो बी है, बी का उसने नेम और एड्रेस दिया हो कि वो किसको बेचना चाहता है, ठीक। और दूसरा उसने क्या क्लॉज दे रखा है कि 45 डेज का, नॉट लेस देन 45 डेज हैज एक्सपायर्ड आफ्टर गिविंग सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम से कम 45 डेज का आपका नोटिस देने के बाद आप 45 डेज का वेट करेंगे और उसके बाद आप ये चीज ट्रांसफर करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है। आई आई फ्रेंड्स, समझ में बात, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी चीजें। अब देखिए सेक्शन 3 मैंने आपको बता दिया था किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 4 मैंने आपको पर्टिकुलर एरिया की बात करी थी, अब आपका सेक्शन 5 है, ये आपको मैन्युफैक्चर और सेल और ईटीसी की बात कर रहा है। ये कह रहा है, इसको समझिए, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, बी के पास लाइसेंस है इन सारी चीजों का, ठीक है, ए के पास लाइसेंस है इन सारी चीजों का, और बी एक ऐसा पर्सन है जो कि एंटाइटल्ड है कि उसको भी लाइसेंस मिल सकता है फॉर लाइसेंस, और वो नॉट प्रोहिबिटेड है, मान लो उसके ना उसके ऊपर कोई कन्विक्शन है ना उसके ऊपर कोई केस है, ठीक। बी एक ऐसा बंदा है, तो अब ए जो चाहे, पहले तो हमें लाइसेंस चाहिए सब चीज के लिए, तो ए चाहे तो ए इसको ट्रांसफर कर सकता है अपना लाइसेंस और सब चीज, और साथ में उसको सेल भी कर सकता है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक। अगर ए अपने प्राइवेट यूज के लिए यूज कर रहा है, इसको एक बार पढ़िएगा। अब लेकिन वो प्रोवाइजो इसने क्या बोल दिया कि प्रोवाइजो ये बात कर रहा है कि अगर जहां पे सेक्शन 3 और 4 में सेल की बात होती है, मतलब लाइसेंस की बात कर रहा है, तो वो नहीं कर सकते आप सेल, तो आप ना सेल कर सकते हो ना ट्रांसफर कर सकते हो। अगर सेक्शन 3 और 4 में आपको पता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर इस केस में उसको लाइसेंस को सेल और ट्रांसफर करना है तो उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एक तो जो डीएम है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, इन दोनों को वो रिटर्न राइटिंग में ये अपना इंटेंशन बताएगा कि मैं ऐसा बेचना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और साथ में प्लस मतलब साथ में
वो नेम और एड्रेस देगा बी का। दूसरा, अब 45 डेज तक का ये वेट करेगा और उसके बाद ये इसको ट्रांसफर और सेल करेगा कि नॉट लेस देन 45 डेज, नॉट लेस देन 45 डेज। ठीक है, इसको भी आप ऐसे करके नोट्स बना लीजिएगा। ये सारे टाइमलाइन के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 सिर्फ सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स इनटू फायर आर्म्स। ठीक है, कि आप गन की जो लेंथ है, मान लीजिए ये जो गन है ये ऐसे करके होती है ना, मुझे बनाना तो नहीं आता, ऐसे करके फिर ऐसे करके पकड़ते हैं, तो आप कह रहे हो कि इसकी ये पतली यहाँ कर दो, इसकी शॉर्ट लेंथ कर दो। ठीक है, तो इसने कहा है कि आप ये भी नहीं करा सकते हैं। और अगर आप उससे ये चीज कहते हैं कि आप ना एक काम करिए, ये नकली को आप उसमें कर दीजिए, सॉरी, नकली को आप असली में कर दीजिए, ठीक है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। ये दो चीज की बात कर रहा है कि नो पर्सन शेल शॉर्टन दी बैरल ऑफ अ फायर आर्म, या बदल रहा है आप इमिटेशन फायर आर्म मतलब नकली फायर आर्म को एक असली फायर आर्म में, ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ फायर आर्म मेंशन्ड इन दिस इनटू एनी। अब एक कैटेगरी ऑफ फायर आर्म को आप दूसरी कैटेगरी ऑफ फायर आर्म में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज लाइसेंसिंग और इन सब चीज से, जैसे कहते हैं ना कि लूप होल ढूंढते हैं हम लॉज में, तो इस ये लूप होल के लिए ही है कि आप ये चीज नहीं कर सकते कि आप लूप होल में आ जाओ और आपके ऊपर ये एक्ट काम ना करे। तो इस चीज के बचाने के लिए कि लोगों की कुरफाती दिमाग से ये सेक्शन पहले ही दे दिया गया है कि अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस, जब तक उसके पास कोई लाइसेंस ना हो ये सब काम करने का, वो आप किसी और से नहीं करा सकते। जैसे आपने पासपोर्ट वासपोर्ट का भी पढ़ा था ना कि पासपोर्ट भी आप जो है जो सब चीज की एक अथॉरिटी है वहीं पे ही, जैसे हम आधार कार्ड होता है उसको हम वहीं पे ही किसी किसी के पास पास होता है कि हमें उसके अंडर ही जाके उनसे कराना है या बैंक से कराना है। तो इसी तरह से अगर आपको ये चीज भी करानी है तो आपके पास जिसके पास लाइसेंस है आप उन्हीं लोगों से करवाइए, किसी और से करवाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे चोरी की गाड़ियां भी होती हैं, जैसे उसको भी हम ये कहते हैं कि हमें पता होता है कि यहाँ पे चोरी की गाड़ियों का मेरठ में मार्केट है, ये होता है वो होता है। ये सारी चीजें आप इंटरकनेक्ट करके चलिए। एक बार आपको चीजें समझ में आ गई ना क्या है, फिर आपको सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखना है और यही पूछेगा इसमें आपसे, इस सेक्शन का ये पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे इसका बन जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन में आपसे इमिटेशन फायर आर्म क्या होता है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी मीनिंग आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इट मीन्स एनीथिंग विच हैज द अपीयरेंस ऑफ बीइंग अ फायर आर्म, जो कि फायर आर्म की तरह दिखता हो, वेदर इट इज केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एनी शॉट बुलेट और अदर मिसाइल और नॉट। अब चाहे वो केपेबल हो कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसमें मिसाइल शॉट हो सकती है, वो गन चल रही है, बुलेट उसमें चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन वो इमिटेशन नकली उसमें माना जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 7 है प्रोहिबिशन का। हमने देखा था ना सेक्शन 7 से लेके 9 तक हमारी अब प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। 3 से लेके 6 तक हमारी लाइसेंस की बात कर रहा है। 3 में हमने देखा था लाइसेंस की, कि आप बिना लाइसेंस के नहीं चल सकते हो, लेकिन आप अगर वो प्रेजेंट हो और अथॉरिटी में हो तो आप चल सकते हो। 4 में हमने स्पेसिफाइड एरिया की बात करी थी, अगर स्पेसिफाइड एरिया में लाइसेंस कैसे है। फिर हमने 5th में बात करी थी अगर आपको मैन्युफैक्चर या सेल करना है तो आपको कैसे लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें हमने टाइमलाइन भी देखी थी, 1 ईयर की टाइमलाइन देखी थी शायद, इसमें हमने 45 डेज वाली भी टाइमलाइन, नहीं 1 ईयर वाली नहीं देखी थी, 45 डेज वाली टाइमलाइन देखी थी इसमें। और सेक्शन 6 में हमने लाइसेंस की बात करी थी अगर आपको शॉर्टन कराना है या इमिटेशन वाली लाइसेंस की। ठीक है, और थर्ड वाले में हमने 1 ईयर वाली लाइसेंस की देखी थी कि 2 फायर आर्म्स होंगे, 1 ईयर का होगा और 90 डेज का बाद आपका डी लाइसेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है 3 से लेके 6 तक विथ रिवीजन। अब 7th आपकी क्या बात कर रहा है। ठीक है, 7th बोल रहा है आपसे प्रोहिबिशन की। 7 से लेके हमने देखा है 7 से लेके 9 तक प्रोहिबिट करेगा आपको
क्या चीज प्रोहिबिट कर रहा है कि आप रख नहीं सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, पोजेशन में नहीं रख सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, और प्रोहिबिटेड आर्म्स या प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन को भी आप नहीं रख सकते। अब ये क्या कह रहा है सेवेंथ, कि नो पर्सन शेल, ना तो वो अक्वायर करेगा, ना अपने पोजीशन में रखेगा, ना वो यूज करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा, ना ट्रांसफर करेगा, ना वो एक्सपोज करेगा या ऑफर फॉर सेल करेगा या ट्रांसफर करेगा एनी प्रोहिबिटेड आर्म, जो कि प्रोहिबिटेड आर्म्स है, या प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन। अब आपने ये याद होगा, प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन एच में था, आर्म्स आपके आई में था, अनलेस ही हैज बीन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ये जनरल आपका डिक्लेरेशन है। ठीक, अगर आपके पास कोई भी प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनेशन आपके पास है, तो उसको आपको रिपेयर, बेचने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये आपको डिक्लेयर कर रहा है। अब 8 में आपको किस तरह से प्रोहिबिट कर रहा है कि अगर आपका कोई जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका नहीं है, अब आप चाहे आरओ खरीदिए घर में, चाहे फ्रिज खरीदिए, चाहे आप एक पेन खरीदिए, ठीक है, तो आपको सब जगह एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक बार कोड, उसका सीरियल नंबर, सब चीज लिखा रहता है। तो उसी तरह से इस वेपन में भी है। तो क्या प्रोहिबिट कर रहा है ये क्लॉज, कि अगर नो पर्सन शेल ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मतलब हटाएगा नहीं, मिटाना नहीं होता है, मिटाना। अब आप मान लीजिए कि आप, आपके पास आसपास आपको कोई भी चीज दिख रही है, पेन वेन, तो उसमें एक स्टिकर टाइप का होता है, आप उसको मिटा रहे हैं, रिमूव आप हटा रहे हैं, एल्टर उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए वो 1 लिखा था, आप उसको 9 कर रहे हैं, या फोर्ज कर रहे हैं, किसको, उसके नाम को, उसमें जो नंबर लिखा है, या कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क उसमें स्टैम्प्ड है, या अदरवाइज शोन ऑन अ फायर आर्म और एम्यूनेशन, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, हम पेन वेन में तो हम करते रहते हैं, जो भी हमारे हाथ में डेली यूज वाली चीजें होती हैं, लेकिन आपको जब आप बंदूक लेकर आ रहे हो, कोई आर्म्स लेकर आ रहे हो, कोई ऐसी चीज अपने पास रख रहे हो डेंजरस, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क उसका नहीं हटाना है, ये कह रहा है। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है कि नो पर्सन शेल, ना सेल करेगा, ना ट्रांसफर करेगा एनी फायर आर्म विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ मेकर। अब कोई पर्सन ना तो सेल करेगा, ना ट्रांसफर करेगा, अगर उसमें जिस जो मेकर है उसका नाम नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है, ना उसका नंबर है, या अदर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो नेसेसरी चाहिए होते हैं, जो अप्रूव करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये 3-4 चीजें, आप कोई भी चीज परचेस करने जाएं आर्म्स में, तो ये 4 चीजें आपको चेक कर लेनी है, इसमें से कोई चीज नहीं है, तो ना आप उसको बेचिए, ना उसको ट्रांसफर करिए, ना लीजिए। ठीक, क्लॉज 3 क्या बात करता है कि वेन एवर एनी पर्सन हैज इन पोजेशन एनी फायर आर्म, अगर किसी के पास विदाउट सच नेम, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑन विच सच नेम, नंबर और मार्क हैज बीन ऑब्लिटरेटेड, रिमूव्ड, एल्टर्ड, अगर उसके किसी के पोजेशन में ऐसा आर्म है जिसमें ये सारी चीजें नहीं है, कोई भी मार्क, कोई भी सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरर का नेम नहीं है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे, शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये मे अगर आ गया तो गलत होगा, शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ही हैज ऑब्लिटरेटेड और रिमूव्ड और एल्टर्ड दैट नंबर, मार्क और आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ये माना जाएगा कि उसी पर्सन ने ये करा है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। प्रोवाइडेड, provided that in relation to a person who has in his possession at the commencement of this act any firearm without such name, number or other stamped otherwise shown therein, the provision of subsection shall not take effect until after the expiration of 1 year from such commencement। अब ये कह रहा है कि अगर ये एक्ट जिस दिन हमारे कमेंसमेंट में आया 1959 में, तो आया था 1962, 1 अक्टूबर 1962, इस दिन ये कमेंसमेंट में आ गया। अब इस दिन किसी पर्सन के पास कोई ऐसी गन है जिसमें मैन्युफैक्चरर का नेम नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, ये नहीं है, तो उस पे ये 1 साल तक के लिए ये एक्ट नहीं अप्लाई होगा। इसका मतलब उसके पास 1 साल तक का टाइम है, उसको जाके वो नेसेसरी डिपार्टमेंट में जाके उसके बारे में इन्फॉर्म करे, और चीजें उसके आगे जो आगे आपको प्रोविजन दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है, फिर आपको ये करना है। 1 साल के अंदर आपको टाइम पीरियड है। ठीक, एक टाइम पीरियड आपको 1 ईयर का ये मिल गया। ओके, अब ये बात करते हैं 9 की प्रोहिबिशन की। अब 9 में आपको क्या प्रोहिबिट कर रहा है ये,
कि ऑफ एक्विजिशन, पोजेशन ऑफ और सेल, ट्रांसफर टू यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन। यंग पर्सन की एज यहाँ पे 21 ईयर्स है, अदर पर्सन मतलब अनसाउंड माइंड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज क्या प्रोहिबिट कर रहा है कि अगर कोई पर्सन की कंप्लीट एज नहीं हुई है 21 साल तक की, ठीक है, 21 ईयर, क्लॉज ए का वन पार्ट है ये, या अगर किसी को कन्विक्शन हुआ है किसी को, और वो कन्विक्शन किस में हुआ है उसको, अगर उसने कोई वायलेंस किया था या उसने कोई मोरल टर्पिट्यूड में उसको कन्विक्शन हुआ है ऐसे ऑफेंसेस में, ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस मिल गया इसको, सेंटेंस के 5 साल के बाद तक उसको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। ठीक, दूसरा प्रोहिबिशन। तीसरा बात क्या कर रहा है कि अगर किसी ने चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में, जो कि बात करता था हमारा गुड बिहेवियर और पीस की, अगर इसके अंदर किसी ने बॉन्ड भरा है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो भी प्रोहिबिट है कि वो लाइसेंस नहीं उसको मिलेगा, या उसका लाइसेंस टेम्पररली जो है वो उस टाइम पे होल्ड पे रहेगा। तो शेल अक्वायर लेगा, पोजेशन अगर उसके पास है, या कैरी भी नहीं कर सकता है उस आर्म्स और एम्यूनिशन को। ये आपको प्रोहिबिट कर रहा है 3 तरीके से, ठीक है, प्रोहिबिट कर रहा है 3 तरीके से। 21 साल के अगर से छोटे हो तो भी आप नहीं ले सकते। अगर आप कन्विक्शन आपका हो चुका है, ऑफेंस कौन सा, वॉयलेंस का या मोरल टर्पिट्यूड का, तो आपको मान लीजिए सजा मिलने के 5 साल के बाद तक आप प्रोहिबिटेड रहोगे, 5 साल के बाद तक, ठीक है, तो जेल से आने के बाद 5 साल तक का प्रोहिबिशन है। तीसरा, अगर आपने चैप्टर 8 में अगर आपने सीआरपीसी के कोई बॉन्ड या कीपिंग पीस का बॉन्ड अगर आपने भरा है, तो जब तक वो बॉन्ड आपका आपने 3 साल के लिए भरा है या 1 साल के लिए भरा है, यही 2 टाइम पीरियड होते हैं, तो उस पीरियड तक, ड्यूरिंग दैट पीरियड फिर आप प्रोहिबिट रहेंगे। ठीक, ये प्रोहिबिशन है। अब क्लॉज बी में क्या प्रोहिबिशन है आपका कि नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन और कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन फॉर एनी अदर पर्सन, ठीक है, whom he knows, जिसकी उसके पास नॉलेज भी है उस पर्सन के पास, और उसके पास रीजन टू बिलीव भी है कि वो प्रोहिबिटेड है क्लॉज ए में, कि वो नहीं ले सकता, या वो अनसाउंड माइंड का है उस टाइम पे, ठीक है, तो उस केस में भी कोई पर्सन इन दो लोगों को, क्लॉज ए में और क्लॉज बी में उसने बोला है कि अनसाउंड माइंड के पर्सन को वो ना तो सेल कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है। ये 2 प्रोहिबिशन है पर्सन के। अब क्लॉज 2 क्या बात करता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1, क्लॉज ए का 1, ठीक है, क्लॉज 1 सॉरी सेक्शन 1 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 1, जो कि बात करता है 21 ईयर्स की, ठीक है, ये कह रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग अंडर दिस, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट मे यूज अंडर द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन such firearm as may be prescribed in the course of his training in the use of such firearms। अब 21 साल, जैसे आपने वो शूटिंग वाले देखे हैं गेम्स जो होते हैं ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में शूटिंग वाला, तो वहां पे तो हम देखते हैं कि जूनियर सब जूनियर की कैटेगरी होती है, जूनियर सब जूनियर की। तो ये बात कर रहा है कि जैसे मनु भाकर सबको पता है ना, मनु भाकर हो गए, और वो थे हमारे बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा शायद, है ना, तो आपको पता है कि ये प्रेस्क्राइब्ड एज से कम के लोग हैं जूनियर सब जूनियर में, तो यहाँ पे उनको पता है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए आप लोग उस तरह के फायर आर्म्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, माना उनकी 21 साल नहीं है तो भी कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट एज लिमिट मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स। डिफरेंट एज वालों को डिफरेंट टाइप के फायर आर्म्स जो होते नहीं है उसमें, कि हम लोग ने जैसे एनसीसी जिस जिस बच्चों ने करी होगी एनसीसी, और एक वो स्काउट गाइड होता था, तो हमारे एनसीसी में होता था कि हमें सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, तो हमारे लिए अलग आर्म्स होते थे, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे होते थे सर लोग, उन लोगों के अलग अलग आर्म्स होते थे, और जो सीनियर और सब उसमें जूनियर और सीनियर कैटेगरीज होती थी उन सबको अलग आर्म्स मिलते थे, है ना, तो ये आपका एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए फिर से कि हमारा प्रोहिबिशन की क्या बात कर रहा है, ठीक है, सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 9 हमारा प्रोहिबिशन की बात कर रहा है।
इससे पहले हमने 3 से लेके 8 तक लाइसेंस की बात करी थी और टाइमलाइन की। अब सेक्शन 7 से लेके 9 तक प्रोहिबिशन की। सेक्शन 7 सीधे ये बात कर रहा है कि नो पर्सन शेल अक्वायर, पोजेस और सब चीज अनलेस उसके पास लाइसेंस ना हो। सेक्शन 7 जो है हमारा जनरल डिक्लेरेशन है, ठीक है, जनरल डिक्लेरेशन है। अब सेक्शन 8 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क उसमें नहीं है तो भी आपको ये प्रोहिबिट कर रहा है। अब इसमें किस तरह से प्रोहिबिट कर रहा है आपको कि ना तो आपको वो खुद से ऑब्लिटरेट करना है, ना तो आपको खुद से हटाना है, ना रिमूव करना है, ना ऑल्टर करना है, ना फॉर्ज करना है, ठीक है। और अगर आपको खरीदना नहीं है, ना तो आपको सेल करना है, ना मैन्युफैक्चर करना है, अगर उसमें मेकर का नाम ना हो, मैन्युफैक्चरर का नंबर ना हो और अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, अगर ये चीज भी ना हो आपके पास तो भी आपको प्रोहिबिट कर रहा है कि मत लो। फिर एक बात क्या कह रहा है इसमें कि अगर आपके पास ये मेकर का आइडेंटिफिकेशन मार्क ना हो, मैन्युफैक्चरर का ना हो और अदर ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क ना हो तो ये शेल प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, सेल प्रिजम्पशन की बात कर रहा है कि उस पर्सन ने ही ये चीज करी है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब इसने ये बात करी है कि प्रोवाइजो इसने क्या कहा है कि मान लो हमारा ये जो डेट ये कमेंट्स में आया था 1 अक्टूबर 1962, इस दिन अगर किसी पर्सन के पास ऐसा कोई वेपन है जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम और ये सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो इसको 1 साल का टाइम पीरियड दिया जा रहा है और इस टाइम पे जाके आप रिपोर्ट करो, सब चीज दिखाओ कि आपको ये चीज है, फिर उसका सोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको गाइडलाइन देती है उसको करना है। ये टाइम पीरियड आपका इस सेक्शन में है 1 ईयर का। टाइम पीरियड में आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, इसीलिए। अब सेक्शन 9 में आपका क्या प्रोहिबिशन है, इसमें प्रोहिबिशन है आपका यंग एज वाला और साथ में अदर पर्सन जो कि अनसाउंड की बात कर रहा है। तो सेक्शन 9 का क्लॉज 1 का क्लॉज बी में सब क्लॉज ए में आपसे बात कर रहा है अगर वो 21 साल से नीचे का है या अगर वो कन्विक्शन हुआ है उसका या तो वायलेंस में हुआ है या मोरल टर्पिट्यूड में हुआ है तो खत्म होने के 5 साल तक उसके ऊपर, जेल से निकलने के 5 साल तक उसके ऊपर प्रोहिबिशन रहेगा। या अगर उसने चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में कोई बॉन्ड डाला है तो वो बॉन्ड जब तक रहेगा ड्यूरिंग तब तक वो प्रोहिबिट रहेगा, ठीक है, ये इसका प्रोहिबिशन कर रहा है। फिर क्लॉज बी क्या प्रोहिबिशन कर रहा है कि अगर कोई पर्सन सेल करता है या ट्रांसफर करता है और उसको ये नॉलेज है या उसके पास रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन जिसको वो सेल कर रहा है वो क्लॉज ए में आता है, मतलब 21 साल में आ रहा है या कन्विक्शन में आ रहा है या चैप्टर 8 में आ रहा है, ये तीनों क्लॉज ए का पार्ट है। अगर वो इसके अंडर आ रहा है या वो अनसाउंड माइंड का है, अगर किसी जो दुकानदार है, हम दुकानदार लेके चलते हैं, जो बेच रहा है उसको पता है कि जिस पर्सन को वो बेच रहा है वो इस कैटेगरी में आ रहा है ऊपर वाली या वो अनसाउंड माइंड है तो भी वो उसको नहीं बेचेगा, ठीक है, उसको नहीं बेचना है। अब लेकिन इसने क्या बोला है कि अगर, लेकिन क्लॉज 2 में इसने क्या बोला है कि अगर वो पर्सन की 21 साल से कम की एज है लेकिन उसको वो ट्रेनिंग और इन सब चीजों के लिए अगर वो लेना चाहे, मतलब जो अलाउड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उस केस में उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये हमने कर ली प्रोहिबिशन की बात। अब हमारा फ्रेंड्स बहुत 3 सेक्शंस बचे हैं हमारे, ठीक है, 3 सेक्शंस बचे हैं जो कि है हमारे 10, 11 एंड 12। अब 10, 11 और 12 हमारे लाइसेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करना है और उसको लाइसेंस कैसे मिलेगी और उसका ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो इंडिया के अंदर आ रही हैं चीजें और जो इंडिया के बाहर जा रही हैं, चाहे वो समुद्र से आ रही हैं, चाहे वो लैंड से आ रही हैं, चाहे वो आम एयर से आ रही हैं, तो नो पर्सन शेल ब्रिंग इनटू, ना तो वो लाएगा और टेक आउट ऑफ इंडिया by any sea, land or air any arms or ammunition unless, जब तक उसके पास एक लाइसेंस ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है।
अब ये बात करते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या है इसमें कि प्रोवाइडेड अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन और एनी इनफोर्स और इज नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन अगर कोई इंसान अगर प्रोहिबिटेड नहीं है एनी पर्सन बाय दिस एक्ट और सच अदर लॉ इन हिज पोजेशन एनी मे विदाउट अ लाइसेंस इज दिस बिहाव ब्रिंग इनटू और टेक आउट ऑफ इंडिया सच इन रीजनेबल क्वांटिटीज। अब अगर कोई पर्सन अलाउड है इस चीज के लिए कि वो अपने प्राइवेट यूज के लिए लेके जा सकता है, लेके आ सकता है, ठीक है। जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस और ये सारी चीजें जो लोग होते हैं जिनको अलाउड होती है ना कि अपने बॉडीगार्ड और पर्सनल वो लेके जाने का है ना उनके पास, तो वो लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी क्वांटिटी रीजनेबल क्वांटिटी जो दे रखी है, ठीक है। जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका कानून भी उनके ऊपर लगेगा और जहां से जा रहे हैं वो भी, तो वो लेके जा सकते हैं जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं या कोई एनवॉय एम्बेसडर, ये सारी चीजें जो होती हैं उसके बात कर रहा है। और क्लॉज बी किसकी बात कर रहा है कि अ पर्सन बीइंग अ अगर कोई बोनाफाइड टूरिस्ट है, बोनाफाइड टूरिस्ट है और वो ऐसी किसी कंट्री से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है वो इस कंट्री से है और जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है उस कंट्री के लॉ से जहां से वो आ रहा है, ठीक है। तो वो भी विदाउट लाइसेंस जो है, ठीक है, और लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी, वो इंडिया के अंदर आ सकता है लेकिन ये भी रीजनेबल क्वांटिटीज में, एक्सक्यूज मी, वो भी रीजनेबल क्वांटिटीज में लेकर आएगा और किसके लिए लाएगा, सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए लेकर आएगा। बोनाफाइड टूरिस्ट जो है, जो भी टूरिस्ट, जैसे कोई भी गेम होता है, ओलंपिक्स होते हैं और कोई भी एशियन गेम्स और ये सब होते हैं, तो उसमें जो भी उनके आर्म्स और एमिनेशन होते हैं, तो वो लोग बोनाफाइड टूरिस्ट माने जाएंगे और वो लोग रीजनेबल क्वांटिटी जो उनको अलाउ है वो लेकर इसमें आएंगे, ठीक है, एंड फॉर नो अदर पर्पस, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको टूरिस्ट की बात करा है कि टूरिस्ट कौन है। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, जो इंडिया में विजिट कर रहा है, और नो अदर ऑब्जेक्ट देन, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्रिएशन, साइट सीइंग या पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके अलावा या कोई कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन और अदर बॉडीज, यही लोग टूरिस्ट के डेफिनेशन में आएंगे और यही लोग को जो है आप रीजनेबल क्वांटिटी में लेकर आ सकते हैं। और ये लोग कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए अलाउड होते हैं, 6 मंथ्स के लिए ये जो मिलेगा इनको, ठीक है। इसकी बात हो रही है इसमें। अब क्लॉज 2 में क्या बात हो रही है आपसे, क्लॉज 2 में आपसे ये बात हो रही है कि अब मान लो ये लोग आ रहे हैं, सी से आ रहे हैं या एयरपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है, या लैंड से आ रहे हैं अदर कंट्री, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो आपको पता है, आपने अभी वो कस्टम मूवी भी देखी थी इमरान हाशमी वाली की, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं या कोई अदर ऑफिसर्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चेक करेंगे इन लोगों को, अगर आप लोग अलाउड हो, आपकी चेकिंग होती है, तो आप लोग को सारा लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, परमिट दिखानी पड़ेंगी, सारी चीजें, ठीक है, कि आपके पास परमिशन है लेकर आने की, लेके जाने की। अब वो लोग चेक करेंगे, ये दो लोग, कस्टम ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ कस्टम या अदर ऑफिसर, ये लोग चेक कर रहे हैं और उनको अगर ये चीज लगती है कि उन जिस इंसान के पास ये पोजीशन में है, हाँ, उसको उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है, ठीक है, उसके पास कोई भी डाउट होता है, ठीक है, अगर उसके पास डाउट है इस चीज का या उसको लग रहा है कि वो क्वांटिटी जो है वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है जो पर्सन को अलाउड है, तो वो उसको डिटेन करेगा, आर्म्स और एम्यूनेशन को, जो वो आर्म्स और एम्यूनेशन है उसको डिटेन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है कि हाँ ये अलाउड है या कुछ पर्सनल चीजें इसके ऊपर कुछ अलग क्लॉज इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तभी उसको वो उसके आइटम्स को देगा, वरना उसके आइटम्स को वो डिटेन कर रहा है। कौन कर रहा है, कमिश्नर ऑफ कस्टम या अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है आपको कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर। अब इंडिया का, ये इंडिया है हमारा, इस पार्ट से इस पार्ट में जा रहा है कोई भी, तो ठीक है, वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर, अगर कोई सी से जा रही है चीज या एयर बाई एयर जा रही है या लैंड से जा रही है, तो इसके बीच में कोई भी इंटरवेनिंग टेरिटरी पड़ रही है, कोई भी मान लीजिए कोई भी इंटरवेनिंग टेरिटरी पड़ रही है जिसको हम बांग्लादेश मान के चलते हैं एक बार को, अगर ये पड़ रही है जो कि पार्ट नहीं है इंडिया का, तो क्या माना जाएगा, क्या टेकन आउट ऑफ एंड ब्रॉट इनटू इंडिया विद इन दी, तो इसको भी माना जाएगा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसके मीन इसमें आएगा। इससे बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है आपका,
ठीक है। मेन क्वेश्चन इसमें आपका ये अथॉरिटी का आएगा, जिसमें कस्टम ऑफिसर की बात कर रहे हैं हम कि ये कौन सा ऑफिसर होगा। ये हम बात कर रहे हैं कि कमिश्नर ऑफ कस्टम कस्टम ऑफिसर होगा, और दूसरा ऑफिसर होगा डिटेन करेगा किसको, आर्म्स और एम्यूनेशन को, कब तक, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता। इससे ये बनेगा। टूरिस्ट कितने महीने का है, 6 महीने के लिए टूरिस्ट है। ठीक है। और इसके अलावा इससे और क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये अलाउड है, अलाउड है। ठीक है। ये लोग अलाउड है हमारे रीजनेबल क्वांटिटीज में लाने के लिए, इसकी बात कर रहा है। ठीक है। आपको इतना याद रखना है 10th में। अब 11th में क्या बात कर रहा है आपसे कि पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स और ईटीसी। कौन पावर, किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट वो प्रोहिबिट कर सकता है कि ये लेके नहीं आना है, या ये लेके इंडिया से बाहर नहीं लेके जाना है। वो क्लासेस को डिफाइन कर सकता है कि इस टाइप के आर्म्स और एम्यूनेशन आप लोग अलाउड नहीं हो, ना लाने के लिए ना ले जाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए। ठीक है। मतलब ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज में नहीं लिखा है कि हम इसके उस पे लेके इसको ग्राउंड मान के चल सकते हैं, या कोई भी ऐसा कुछ ग्राउंड लेके चल सकते हैं, इतनी सी बात है। ये लिखा नहीं हुआ है जो मैंने आपको ये बताया। अब सेक्शन 12 की बात करता है कि पावर टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट की। अब ये क्लॉज जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। ये क्लॉजेज आपको याद रखने किस तरह से, ये इंडेक्स के ये जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने आपको लाइसेंस का भी बता दिया है कि 3 से लेके 8 तक है। फिर मैंने आपको प्रोहिबिशन का भी बता दिया है कि 9 से लेके, सॉरी 3 से लेके 6 है, 7 से लेके 9 आपके प्रोहिबिशन के हैं, और 10 से लेके आपके 12 जो है ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, जिसमें 12 आपकी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट नो पर्सन शेल ट्रांसपोर्ट ओवर इंडिया or any part thereof arms or ammunition of such classes and description as may be specified in the notification unless he holds a license। ठीक है। और prohibit such transport all together। ठीक है। ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है आपकी। और दूसरी बात कर रहा है कि कोई भी आर्म्स और एम्यूनेशन को ट्रांसशिप्ड कर रहे हैं किसी सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, तो वो भी ट्रांसपोर्ट की मीनिंग में आता है। ट्रांसशिप्ड एट सी पोर्ट का क्या मतलब होता है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है ना आपकी, लोडिंग और अनलोडिंग की, आपने जहाज से निकाल के फिर आप कंटेनर में डाल रहे हैं, कंटेनर से आपकी गाड़ी में करके या ट्रक में करके जा रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट में आएगा। इसको हम ट्रांसपोर्ट की मीनिंग में लेकर आएंगे। और सेम ऐसे एयरपोर्ट में भी जो होती है ना कि आपकी प्लेन से निकल के वो कार्गो और इसमें जाती हैं, फिर वहां से वो उसमें आती हैं, वो जो होती है ट्रक्स और इन सब में, तो ये सब ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी चीजें हैं ना कि आपसे क्या क्या चीज इसमें पूछ सकता है, सेक्शंस पूछ सकता है, प्रीलिम्स के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको 3 से लेके 12 तक ये भी बता दिया है कि इंडेक्सेस के क्वेश्चन जो आपको हेडिंग बन जाएंगे। टाइम पीरियड भी बता दिया है मैंने को कि आपको 1 ईयर के टाइम पीरियड है किसी का, 2 फायर आर्म्स का टाइम पीरियड है, 90 डेज के अंदर फिर आपको वो डी लाइसेंस हो जाएगा, 45 डेज के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट को और या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अगर आपको नेम और एड्रेस बताना है कि हम ये ट्रांसफर और सेल कर रहे हैं, जो सेक्शन 5 में था, तो आपको इसको एक नोट्स बना लेने हैं। ठीक है। और आपको ये क्लास करने के बाद अपने पहले नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद आप लोग फिर उसको पढ़ेंगे, फिर आप टेलीग्राम पे जाएंगे मेरे, टेलीग्राम में आपको आर्म्स एक्ट की एक पीडीएफ मिलेगी, आर्म्स एक्ट की। इसके अंदर तरुण चौटानी की मैंने आपको एमसीक्यूज दी है। अगर उसमें टाइम पीरियड गलत हो ना फ्रेंड्स, तो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वही करेक्ट टाइम पीरियड है। ठीक है। आप टाइम पीरियड को कवर करेक्ट कर लीजिएगा, उसके एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसमें कोई केस लॉज नहीं है। ठीक है। उसके पीछे नहीं जाना है केस लॉज में। और उसी आर्म्स एक्ट में आपको बाकी सारे एक्ट, माइनर एक्ट्स के भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को ऑल द बेस्ट है। और कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है, परचेज जो पेड वाली टेस्ट सीरीज है जिसका प्राइस हमारा 599 है, वो सब्जेक्ट वाइज भी है आपका, और फिर बाद में हम मॉक टेस्ट भी देंगे जो ओएमआर शीट पे देंगे। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है। कि आपका नाम क्या है,
और साथ में आप राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ये भी नाम डालेंगे आप, ठीक है। और अगर किसी को सिर्फ मटेरियल्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको कुछ फ्री टेस्ट के लिंक्स भी हैं, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।